हेलो दोस्तों। आज से हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक नई क्रैश कोर्स सीरीज। तो आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो सीरीज कंप्लीट नहीं की है तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन दोनों सीरीज को भी आप कंप्लीट कर लें। आज की इस सीरीज में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करेंगे और इसी के पैरेलल एनवायरनमेंट की सीरीज भी चलेगी। तो आप दोनों ही सब्जेक्ट्स को पैरेलली कवर कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा और आपको इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी के साथ अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस बैच में फ्री एंट्री दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो हम इंडियन ज्योग्राफी की वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो ब्रह्मांड बना है उसके उत्पत्ति से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज ज्योग्राफिस्ट ने दी हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जो सबसे मान्य थ्योरी है वो बोली जाती है महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, उसको महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या था? ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड था पहले एक संकुचित एक स्थान पर संकेंद्रित था और एक टाइम ऐसा आया जब संकुचन के परिणाम स्वरूप मतलब वो डेंसिटी इतनी हाई हो गई कि फिर वो एक महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट के पश्चात आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? महाविस्फोटक सिद्धांत से मानी जाती है और इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को दिया था 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बिग बैंग थ्योरी? तो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा 1927 में इस थ्योरी को बताया गया था। ठीक है, इसके अनुसार हमने देखा कि जिन पदार्थों से भी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो शुरू में एक अति छोटे गोलांक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे और महाविस्फोटक सिद्धांत की जो घटना हुई थी यह हुई थी 13.7 अरब वर्ष पहले और इसके पश्चात 13.7 अरब पहले तो महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ। उसके पश्चात 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। तो जो वर्तमान में हम सौर मंडल देख रहे हैं इसका विकास माना जाता है 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मंदाकिनी के बारे में, मिल्की वे के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो मिल्की वे क्या है? यह ऐसा तारों का समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और ये तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। ठीक है, तो ये हो गया मिल्की वे और मिल्की वे को ही आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है और इसका आकार सर्पिलाकार है। नेक्स्ट है कि तारों की उत्पत्ति और विनाश। तो तारे बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। सभी ने सुना है कि तारा टूटता हुआ तारा देखना। ठीक है, तो उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता रहता है। तो अगर कोई नया तारा बनता है तो नया तारा कैसे बनता है? नया तारा बनने के लिए हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है और वह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नया तारा बनता है। और तारा समाप्त कैसे होता है? तो
जैसे जैसे केंद्रक का हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है वैसे वैसे तारे का केंद्रीय भाग संकुचित और गर्म हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या है कि यह तारा ठंडा होता है और लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो जब लाल रंग का तारा दिखाई दे, इसका मतलब है कि वह तारा समाप्त होने वाला है। ठीक है, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया कम पड़ती जा रही है। ठीक है, कम होती जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये याद रखिएगा कि केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, तब तारा बनता है। नेक्स्ट है कि यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms का मतलब 1 ms सूर्य का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अगर 1.4 ms से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। और श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो 1.4 ms क्वांटिटी है, जो ये द्रव्यमान है, इसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? 1.4 ms। और ms क्या है? ms सूर्य का द्रव्यमान होता है। और अगर इससे अधिक द्रव्यमान हुआ तो मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिकी को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं और इस अवस्था को पल्सर कहते हैं। तो जब न्यूट्रॉन चले गए बाहर और बाकी जो 1.4 ms से ज्यादा द्रव्यमान हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और बचे क्या? न्यूट्रॉन बचे। ठीक है, तो इस अवस्था को पल्सर कहा जाता है और ये असीमित समय तक सिकुड़ता जाता है और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि यह एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। और ऐसे जो ये संकेंद्रण के कारण एक असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड उत्पन्न हो जाता है, जिसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल में एक तो हाई डेंसिटी रहेगी, उच्च घनत्व रहेगा और इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होगा। ब्लैक होल का इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी अन्य चीज को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि यह लाइट को भी अपने से पास नहीं होने देता। ठीक है, ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तारामंडल एवं नक्षत्र के बारे में। तो तारामंडल क्या होता है कि आकाश में दिखने वाले तारों का समूह होता है जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है। तो तारामंडल मतलब ग्रुप एक होता है तारा का। तो आप देखते होंगे जैसे एक सप्तऋषि तारामंडल है, इस तरह से इसका क्वेश्चन मार्क के टाइप से इसका शेप होता है। ठीक है, इसी तरह से कई तरह के तारामंडल और जिनको कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है, आकाश में विद्यमान है। तो जैसे इनका ऑर्डर है, कई सालों से दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके अनुसार फिर वैज्ञानिक इनका नामकरण कर देते हैं। नेक्स्ट सौर मंडल क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सौर मंडल के क्या होता है? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो सौर मंडल है ये एक तरह का सौर मंडल है, इस तरह के कई सौर मंडल यूनिवर्स में विद्यमान है। ठीक है, ब्रह्मांड में विद्यमान है, तो कई सौर मंडल विद्यमान है। तो इसमें क्या होगा सौर मंडल में कि सूर्य सेंटर पे होगा, इसके चारों ओर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे जो पृथ्वी का सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी आती है, इसमें एक पैटर्न है चक्कर लगाने का। ठीक है, और ग्रहों की संख्या जो है वो अभी तक जो हमने खोजी है वो लिमिटेड है। ऐसा हो सकता है कि इसी तरह का दूसरा भी सौर मंडल कहीं पर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और उसमें ग्रहों की संख्या अलग हो और उनका जो परिक्रमण पथ है वो अलग तरह का हो। ठीक है, तो
सौरमंडल में क्या क्या रहेंगे, ये याद रखिए, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंड रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रह ग्रह क्या होते हैं। तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और जिनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है वैज्ञानिकों ने, ये याद रखिएगा कि एक तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में 8 ग्रह उपस्थित हैं सौरमंडल में। अब हम देख लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है। तो सूर्य के सबसे पास में पड़ता है बुध ग्रह, मरकरी, उसके बाद शुक्र ग्रह, वीनस, फिर पृथ्वी यानी कि अर्थ, फिर मंगल यानी कि मार्स, उसके बाद बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, वरुण, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है, इस तरह से ये 8 ग्रह हैं, ये याद रखिएगा आप। पॉर्डन, यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो पहले था लेकिन अभी उसको ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ग्रहों का क्रम हो गया। तो एक बार पिक्चर से देख लेते हैं कि इस तरह से सबसे पहले सन आएगा। ठीक है, सेंटर पे सन आएगा और उसके चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सन के नेक्स्ट मरकुरी, देन वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर देखा जाए कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है, तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम है, सबसे पहले सबसे अधिक द्रव्यमान का है बुध, मंगल सेकेंड नंबर पे, फिर शुक्र, चौथे नंबर पे पृथ्वी, इसके बाद अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। ठीक है, आप दोनों ही कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, कि कितने टाइम में कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। परिक्रमण काल क्या होता है कि किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय। तो बुध सबसे कम टाइम पे परिक्रमण पूरा करेगा, क्योंकि सूर्य के सबसे कम है तो उसकी जो परिधि है, परिधि भी छोटी हो जाती है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, वे उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसी प्रकार से सभी ग्रहों के कोई ना कोई उपग्रह हैं। पर 2 उपग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन से हैं वो, बुध और शुक्र। ठीक है, और इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब क्या है, आंतरिक ग्रह का मतलब है कि ये 4 जो ग्रह हैं, ठीक है, शुरू के 4 ग्रह, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, और इनको जो मार्स के, जुपिटर के बाद के ग्रह हैं, इनको बोलते हैं बाह्य बाह्य ग्रह। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों को ही याद रखिएगा। तो बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह कहते हैं और शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है और सूर्य से यह दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। तो पहले बुध फिर शुक्र। ठीक है, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो ये शुक्र के बारे में कुछ फैक्ट्स इन्हें याद रखिएगा। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि सूर्य की जुड़वा बहन के नाम से किसको जाना जाता है, तो यह जाना जाता है शुक्र को। ठीक है, तो मंगल और शुक्र में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह देख लिया हमने कि शुक्र है,
सौरमंडल का सबसे धीमा ग्रह यह वरुण है। धीमा ग्रह का मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम में सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है, तो यह वरुण हो गया। नेक्स्ट मंगल ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स हैं मंगल ग्रह पर, और यह भी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब जो रोटेशन होता है मंगल ग्रह का, जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह भी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। और क्योंकि धुरी पर घूमता है, इसी कारण से इसमें पोल्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाते हैं। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस पर पृथ्वी के समान जीवन के अनुकूलता का संकेत मिलता है। तो जिस तरह से पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, उसी तरह से मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट भी है। और अगर कहीं पर जीवन संभव है पृथ्वी के अलावा, जैसा कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, तो वो मंगल ग्रह पर संभव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट है बृहस्पति और शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति के चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं वो सिलिकेट के बने हुए हैं, ठीक है। तो सिलिकेट ये भी याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति। और सेकंड बिगेस्ट है शनि, सैटर्न, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और टाइटन का आकार बुध ग्रह के बराबर है। और टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है, ठीक है। तो इसके ऊपर, टाइटन के ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है, जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जैसे छोटे छोटे आकार के टुकड़े होते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह मतलब साइज इनका बहुत छोटा रहता है ग्रहों के कंपैरिजन में, और ये भी एक निश्चित पाथ फॉलो करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूर्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक गैस का गोला है और इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। इस क्रोड का ताप होता है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और केंद्र में इतना उच्च तापमान रहता है कि जो द्रव्य है वो गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलता है, ठीक है। तो गैस और प्लाज्मा, तो ये नहीं कि सिर्फ गैस है, ठीक है। जैसे कि सभी को पता है कि हीलियम से मिलकर हीलियम से बना हुआ होता है सूर्य, तो उसमें सिर्फ गैस नहीं होती, गैस और प्लाज्मा के रूप में होता है इसका केंद्र, क्रोड। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तरह का ही तारा है, सूर्य भी तारा है ना। तो जैसे कि तारों का निर्माण होता है, छोटे तारों का भी निर्माण इसी तरह से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ है। और
जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, देखिए सूर्य ग्रहण का मतलब है कि पृथ्वी से सूर्य का ना दिखाई देना। तो ऐसा कब होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई एक तीसरे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो पृथ्वी है, सूर्य है और इसके बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जबकि वो सूर्य और पृथ्वी के मिड पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है। और यह सूर्य का बाह्य परत है। तो जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और उसके बाद ये पूरी तरह से ढक लेती है इसको और चांद, ठीक है। इसके ये जो साइड की जगह होती है, यहाँ से ये एक जैसे रोशनी नहीं होती है कि एलईडी लाइट जैसी जल रही है, कि पूरा तो कवर कर लिया एक ब्लैक से ऑब्जेक्ट ने और चारों तरफ से फिर रोशनी निकल रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे सूर्य किरीट बोलते हैं और ये सूर्य की बाह्यतम परत होती है। नेक्स्ट उपसौर और अपसौर की स्थिति देख लेते हैं। तो उपसौर होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास आ जाती है, और यह होता है 3 जनवरी को, ठीक है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बहुत अधिक पास आ जाती है और इसे बोलते हैं उपसौर की स्थिति, ठीक है। और इस स्थिति में दूरी कितनी होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। नेक्स्ट स्थिति आती है अपसौर की स्थिति। अब उपसौर में तो सबसे कम डिस्टेंस थी, अपसौर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस सूर्य और पृथ्वी के बीच में। यह स्थिति होती है 4 जुलाई को और इसमें डिस्टेंस हो जाती है 16 करोड़ किलोमीटर की, ठीक है। तो उपसौर में 15.21 करोड़ किलोमीटर की और अपसौर में 16 करोड़ किलोमीटर की, ठीक है। क्या होता है ये, तो जैसे ये मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों तरफ इस तरह से पृथ्वी रोटेट करती है। तो ये एक पैराबोलिक पथ में इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक पथ के भी बिल्कुल सेंटर पे नहीं है सन, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि एक टाइम पे ये नियरेस्ट लोकेशन हो जाएगी और ये फारदेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पास जब आ जाएगी पृथ्वी तो उपसौर हो जाएगा, और जब से सबसे दूर चली जाएगी तो अपसौर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, और पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष पे अपने क्या बोलेंगे, सेंटर से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो जैसे कि आप ग्लोब देखते होंगे तो ग्लोब क्या है, यूं टिल्टेड रहता है, ठीक है, हल्का सा झुका हुआ, तो वो 23.5 डिग्री झुकाकर ग्लोब बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, अगर पृथ्वी का डायामीटर देखें तो यह है 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास यानी कि अगर नॉर्थ पोल के मिड पॉइंट से साउथ पोल का मिड पॉइंट इसकी डिस्टेंस लेते हैं तो ये है 12,713.6 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे कि विषुवतीय रेखा के अलोंग तो डायमीटर ज्यादा है, लेकिन ध्रुवीय व्यास इसका कम है। इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है वो एक तरह से संतरे के शेप की है, तो ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इस व्यास की सबसे पहले गणना की थी इरोटोस्थनीज ने, ठीक है।
तो भूगोल का पिता भी बोला जाता है इरोटोस्थनीज को, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से पहला है भूपर्पटी, दूसरा आवरण और तीसरा केंद्रीय भाग। तो अगर ये पृथ्वी ले लें तो इसके अंदर पहली लेयर तो भूपर्पटी की हो जाती है, ये वाली। ठीक है, इसके सेंटर पे हो जाता है ये केंद्रीय भाग, और बाकी का जो ये बचा हुआ पार्ट है ये हो जाता है आवरण। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 भागों में बटी हुई है पृथ्वी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद लोहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर रखिएगा। फिर है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, घनत्व तो हर जगह पर पृथ्वी के चेंज होता जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर पत्थर है तो पत्थर पे घनत्व ज्यादा होगा, कहीं पर रेत है तो रेत पर घनत्व कम होगा। लेकिन अगर औसत उसका घनत्व लेते हैं पूरी पृथ्वी का, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और त्रिज्या है पृथ्वी की 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, ये पृथ्वी की रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अगर नीचे की साइड में जाएंगे, ठीक है, मतलब पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर अगर जाएंगे, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र में पिघला हुआ लोहा है। ठीक है, तो केंद्र पृथ्वी का गर्म है, पृथ्वी ठंडी होते होते आज के शेप में आ गई है। लेकिन जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय क्या था, ये एक तरह से आग का गोला हुआ करती थी। ठीक है, अभी वो ठंडी होते होते ऊपर की लेयर तो ठंडी हो गई है, पर अंदर जो उसका क्रोड है वहां पर अभी भी पिघला हुआ लोहा है। और इसका जो क्या बोलते हैं आप, साक्ष्य ले लीजिए कि मतलब कैसे पता लगता है कि पिघला हुआ लोहा है। तो जो ज्वालामुखी होते हैं वो इसकी पुष्टि करते हैं। तो जो पृथ्वी का अंदर का गर्म लोहा है वही निकल कर क्या आता है, वो लावा के रूप में ज्वालामुखी से बाहर आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि घटता नहीं है टेम्परेचर, तापमान बढ़ता जाता है अगर पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जाएंगे तो। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ये कितनी है, ये है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी वस्तु को, ये तो जोक भी सबने सुना होगा कि अगर चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो वस्तु का भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल कम होता है। तो भार क्या होता है, वेट होता है ना, वेट का फॉर्मूला होता है m/g, तो मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर कम हो गई तो ऑटोमेटिकली वेट भी कम हो गया। तो चंद्रमा पर ग्रेविटी कम है तो वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होता है वो 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉर्डन, नेक्स्ट फैक्ट है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। अब हम देख लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अगर हम पृथ्वी को देखें तो इस तरह से पृथ्वी है, मैप बना लेते हैं इस तरह से। अगर हम पृथ्वी का, तो अगर हम पृथ्वी को हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करते हैं इस तरह से, अगर हमने ये रेखा ले ली, पृथ्वी को हमने 2 भागों में कट कर दिया। ठीक है, तो ये तो बोलेंगे 0 डिग्री
अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश या इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा हो गई। अब अगर इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन हमने देखी है कि डायरेक्शन किस तरह से होती है, ये होती है, डायरेक्शन होती है इस तरह से, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। अगर 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की साइड में जाएं और बाकी की जो 0 डिग्री से ऊपर की पृथ्वी बच रही है उसे 80, इस तरह से उस पर 80 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 90 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, तो यहां से ये बन जाएगा, इसके ऊपर जैसे यहां से ये 1 डिग्री की लाइन हो गई, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ, ठीक है, 2 डिग्री की लाइन, इस तरह से अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो और ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये हो जाएगी 90 डिग्री की, ठीक है। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ की लाइन हो जाएगी। इसी तरह नीचे वाली जो लाइन है ये हो जाएगी 90 डिग्री साउथ की लाइन, ठीक है, 90 डिग्री साउथ की लाइन हो गई। अब इसे फिर इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइन को तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये हो गई अक्षांश रेखाएं इस तरह से। उसके बाद तो 90 डिग्री नॉर्थ तक ऊपर अक्षांश रेखा और 90 डिग्री साउथ तक नीचे की साइड में पृथ्वी के दक्षिणी भाग में अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। अब देखिए बीच से 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो इसका मतलब है पृथ्वी क्या है, गोला है, ठीक है। तो 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग, ठीक है। तो ऊपर वाले इस भाग को तो बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नदन हेमिस्फीयर। इसके नीचे वाले 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर। अब हम देख लेते हैं देशांतर क्या होता है। आई होप कि अक्षांश आपको क्लियर हो गया होगा। देशांतर क्या होता है, जिस तरह से हमने विषुवत रेखा 0 डिग्री पे पृथ्वी को कट करते हुए खींची, इसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन खींच ले। और ये वर्टिकल लाइन खींचे कहाँ से, क्योंकि पृथ्वी तो इस तरह से राउंड है, तो ऐसे तो पृथ्वी को हॉरिजॉन्टल डिवाइड करना तो इजी था 2 भागों में, पर वर्टिकली कहाँ से करेंगे, तो वर्टिकली करेंगे इसको ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। इसको ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर, और यह है यूनाइटेड किंगडम से होकर पास होती है, ठीक है। तो आप जब ग्लोब पर देखेंगे या मैप में देखेंगे तो ये लाइन क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से 90 डिग्री ऊपर और नीचे कट करा था उसी तरह से सेम देशांतर रेखा को भी कट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी को ऐसे इस तरह से वर्टिकली भी फिर से डिवाइड कर लिया जाएगा और इसको बोलेंगे देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब इसमें देखिए पूर्वी, इसमें क्या होता है, अक्षांश में हमने देखा था उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। देशांतर होते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो जैसे ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन तो क्या हो गई, ये हो गई 0 डिग्री की लाइन। अब इस 0 डिग्री की लाइन के, 0 डिग्री लाइन के जो इस साइड में देश हैं उनको बोला जाएगा पूर्वी देशांतर के देश, ठीक है, पूर्वी देश। और जो 0 डिग्री के इस साइड के देश हैं उनको बोला जाएगा पश्चिमी, पश्चिमी देश, ठीक है। तो जैसे भारत की स्थिति है, तो भारत क्या पड़ता है, भारत 0 डिग्री के पूर्व साइड में पड़ता है, ठीक है। और जो अमेरिका है वो 0 डिग्री के पश्चिमी साइड में पड़ता है, ठीक है। तो ये पूर्वी हो गए और ये पश्चिमी देशांतर। आई होप कि इससे
आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया देशांतर और अक्षांश। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में। पहला है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की दूरी, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त को प्रदर्शित करता है और एक एक डिग्री के डिफरेंस पर फिर 90-90 अक्षांश नॉर्थ और साउथ में खींचे जाते हैं। ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं? काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि रियल में तो पृथ्वी डिवाइड नहीं है, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर होती है। तो अक्षांशों के बीच की दूरी तो सेम रहती है, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी सेम नहीं रहती, क्योंकि देशांतर क्या, पृथ्वी, जैसे आप देशांतर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये टेढ़े टेढ़े से, जैसे देशांतर आप ड्रॉ करेंगे तो सीधे नहीं ड्रॉ होते। ठीक है, देशांतर ये 0 डिग्री हो गया और इस तरह से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी सिमिलर नहीं रहती। तो आप देख रहे होंगे जैसे फुटबॉल का शेप जैसे बन जाता है, या खरबूजे, जैसे आपने खरबूजा देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है, खरबूजे को जब आप लाइन से काटिए तो वो इस शेप का कट होता है। ठीक है, इस शेप का कट होगा उसका एक जो पीस होता है। तो ये डिस्टेंस सेम नहीं होती। ठीक है, ये क्या रहेगी, विषुवत रेखा पर तो सबसे ज्यादा रहेगी। ये विषुवत रेखा अगर हमने ड्रॉ कर ली, ये विषुवत रेखा है, तो ये विषुवत रेखा पर तो दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा रहेगी और ये ध्रुवों पर कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यूं करके ऐसे फैलती हुई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा से जो जितनी भी दूरी होती है किसी स्थान की, उसे देशांतर कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि भारत का देशांतर कितना है ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में। नेक्स्ट है कि उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं, हमने देख लिया है। और देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह बराबर नहीं होगी, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ध्रुवों तक जाते जाते कम होती जाएंगी, पर मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो कांस्टेंट होगी, पर इसकी जो ओवरऑल अगर आप लेंथ मीजर करें, ठीक है, पृथ्वी के लॉन्ग इसका पूरा परिधि मीजर करें, तो इनकी जो लंबाई है वो घटती जाएगी और देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर होता है बराबर 4 मिनट के, ये चीज आप याद रखिएगा। और प्रधान देशांतर यामोत्तर रेखा को ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसका मान होता है 0 डिग्री। ठीक है, और यह शून्य अक्ष देशांतर रेखा होती है और इसके ठीक विपरीत होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो जैसे ग्रीनविच रेखा है, तो इसके अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्रीनविच रेखा के ऑपोजिट में 180 डिग्री देशांतर रेखा स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर को कट जो इंटरसेक्शन होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर का इंटरसेक्शन है गिनी की खाड़ी में। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में गिनी की खाड़ी है, वहां पर अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, और ये कहाँ पर स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, वे किन देशों से होकर गुजरती है।
इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है या याम्योत्तर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये देशों के नाम याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याम्योत्तर रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है, 9 देश या महासागर से होकर। पहला है इसमें से यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, चौथा अल्जीरिया, पांचवा माली, छठा बुर्किना फासो, सातवां टोगो, आठवां घाना और नवा अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इन देशों से होकर यामोत्तर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है कि याम्योत्तर रेखा से ही इंटरनेशनल टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। और भारत में कितना है, ये 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा पर भारत का मानक समय लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट पर भारत का मानक समय कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। इसका मतलब है जो 180 डिग्री देशांतर होगा वो कितने मिनट के बराबर होगा, ये 180 डिग्री देशांतर बराबर हो जाएगा 720 मिनट के। ठीक है, 720 मिनट के। अगर इस मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें, मतलब कि 720 को 60 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 12 घंटे। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 डिग्री देशांतर से लेके 180 डिग्री देशांतर के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है, तो ये टाइम डिफरेंस होता है 12 घंटे का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 12 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय ग्रीनविच लाइन और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइम डेट लाइन के बीच में। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच में। नेक्स्ट है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि न्यूनतम दूरी जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कि किसी एक जहाज को दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा किसके सापेक्ष करनी चाहिए, तो देशांतर के सापेक्ष यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या जिसे हिंदी में लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य के नाम से जानते हैं, के बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती से होकर विषुवत रेखा पास होती है। ठीक है, तो ये सभी देशों के नाम इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है या निम्न में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है, तो उसके लिए आपको सारे नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ पर स्थित होती है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो यह ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मैक्सिको से होकर पास होती है। ठीक है, तो ये
याद रखिएगा। नेक्स्ट मकर रेखा, तो कर्क रेखा स्थित थी 23.5 डिग्री उत्तर में। अगर 23.5 डिग्री दक्षिण में रेखा ड्रॉ करेंगे, अक्षांश ड्रॉ करेंगे, तो उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा पास होती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं कर्क रेखा से रिलेटेड। तो कर्क संक्रांति मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून पर क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कर्क संक्रांति वैसे ही मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में क्या होता है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट विषुव। क्या होता है विषुव? तो ये पृथ्वी की ऐसी स्थिति होती है जबकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसे विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत। और इस विषुव के दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कब कब होता है विषुव? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर। नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि का सूर्य ये कहां पर दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। और इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। 24 घंटे के दिन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी की जो आयु है वो कैसे ज्ञात की जाती है? इसे ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, या इंग्लिश में से बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ठीक है, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु पता करने के लिए। और पृथ्वी पर जीवन का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य ये मिला था आर्कियन काल में। कब? 305 बिलियन वर्ष पूर्व। और यह अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अति सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो चुके थे। नेक्स्ट है कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक संलयन था। मतलब कि अभी जैसे आप महाद्वीप अलग अलग देखते हैं ना पृथ्वी पर, तो कार्बोनिफेरस युग में क्या था कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, सारा पूरा स्थलखंड पृथ्वी का आपस में जुड़ा हुआ था और इस पूरे स्थलखंड को पैंजिया के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये स्थलखंड टूटता चला गया। और जिस पार्ट में जैसे कि भारत जिस स्थलखंड में था वह स्थलखंड क्या हुआ कि पृथ्वी से दक्षिणी गोलार्ध में पहले स्थित हुआ करता था, पर धीरे धीरे ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर खिसकते खिसकते वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के ऊपर
की ओर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी जो भारत है वो भारत नॉर्थ की ओर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, पहले भारत नहीं था, पहले कुछ और ही शेप था, लेकिन वर्तमान में जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वह पहले क्या था, वो दक्षिणी गोलार्ध में उसका स्थलखंड स्थित था। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस में पेंजिया था, और पेंजिया के जब टूटा तो उत्तरी भाग को पेंजिया के लॉरेशिया और दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, तो पेंजिया टूटकर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभक्त हुआ, और वर्तमान में जो लॉरेशिया के अंतर्गत आ रहे हैं कौन कौन से महाद्वीप, वो हैं उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। ठीक है, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत वर्तमान के कौन से देश हैं, तो यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान के जो महाद्वीप या देश हैं वो पहले किस स्थलखंड का भाग हुआ करते थे, लॉरेशिया का या गोंडवाना लैंड का। जैसे कि भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट लघु हिमकाल के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो लघु हिमकाल माना जाता है 1300 से 1870 ईस्वी के काल को। ठीक है, लघु हिमकाल के नाम से जाना जाता है, और इस अवधि में क्या था, यूरोप और उत्तरी अमेरिका 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे थे। ठीक है, तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था इन सालों में। नेक्स्ट देख लेते हैं थार मरुस्थल के बारे में, कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में। थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ठीक है, तो प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है, ये याद रखिएगा। और थार मरुस्थल का निर्माण हुआ था 70,000 वर्ष पहले। ठीक है, प्रारंभ हुआ था, और अब वर्तमान में भी निर्माण चल ही रहा है। ठीक है, क्योंकि साल दर साल जो है वो क्या बोलते हैं, एक्सपेंड होता जाता है मरुस्थल। और ये जो प्लास्टोन युग है यह 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो प्लीस्टोसीन युग कब से कब तक, 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भूगर्भिक इतिहास से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। ज्वालामुखी होते क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पिघला हुआ लावा है। तो पृथ्वी के अंदर का लावा जब पृथ्वी के ऊपर की सतह से बाहर निकलता है, इस तरह से ये लावा अंदर से निकलता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, और फिर ये लावा बाहर किसी पृथ्वी के छिद्र से बाहर आएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है इस संरचना को। ठीक है, तो क्या होगा कि लावा निकलेगा और ठंडा होकर साइड में इकट्ठा हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर इकट्ठा, फिर निकलेगा। तो ये क्या है, प्रक्रिया निरंतर चलती जाएगी, और परिणाम स्वरूप उस जगह पर एक पहाड़ जैसा निर्मित हो जाएगा। ठीक है, लावा पृथ्वी पर आकर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर से नया लावा निकलता रहेगा। इस तरह से एक पर्वत जैसा निर्माण हो जाता है ज्वालामुखी के मुख पर। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन देख ले कि भूपटल पर स्थित वह प्राकृतिक दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती है, वह क्या कहलाता है, वह ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो, यानी कि जिनमें से बराबर लावा निकलता जा रहा है। ठीक है, ये बंद नहीं हुए। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ये टाइम टू टाइम फटते हैं। ठीक है, इन पे टाइम टू टाइम उद्गार होता है लावा का, मतलब कभी हो जाएगा, कभी बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। तीसरा होता है शुप्त ज्वालामुखी। शुप्त ज्वालामुखी
जो कि कभी जिनसे लावा निकला करता था, पर अब कई वर्षों से उनसे लावा नहीं निकला है। ठीक है, तो ये इस तरह के ज्वालामुखी को क्षुब्ध या शांत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। जो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड, जिनमें से एक टर्म है क्रेटर। तो क्रेटर किसे कहा जाता है? क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्रेटर क्या होता है? क्रेटर होता है ज्वालामुखी का मुख। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ज्वालामुखी का नाम और वो कौन सा किस तरह का ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा। तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो से अक्सर इसमें से उद्गार होता रहता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एक्टिव वॉल्केनो के। इटली का एटना ज्वालामुखी, इटली का स्ट्राम्बोली, इसे इटली का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी। ठीक है, और ये देखिए दे रखा है कि स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो, इसमें से है मौना लोआ। ये हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हवाई द्वीप का मौना लोआ ज्वालामुखी, इक्वाडोर का काटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, और संयुक्त राज्य अमेरिका का किलाऊ या किलामू के नाम से भी जाना जाता है, किलामू ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी है, इनको आप अच्छी तरह से लिस्ट बनाकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रसुप्त ज्वालामुखी देख लेते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी है कि जिसमें निकट भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है किलीमंजारो और अकांका हुआ। किलीमंजारो तंजानिया का ज्वालामुखी है, और अकांका हुआ अर्जेंटीना का ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसमें जो कि शांत हो चुके हैं, जिनमें उद्गार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जैसे कि ईरान का कोहे सुल्तान और देवबंद, और म्यांमार का पोपा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नाम है ज्वालामुखी के, तो ये देख लेते हैं, और इनसे रिलेटेड यह ज्वालामुखी किस देश में उपस्थित हैं, तो इनकी लिस्ट भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला है माउंट रेनर ज्वालामुखी, यह यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। माउंट एटना अभी हमने देखा कि इटली में स्थित है। ठीक है, माउंट पेरीकुटिन यह स्थित है मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट माउंट एपो, माउंट एपो स्थित है फिलीपींस में। फिर पेरू का सबन काया ज्वालामुखी, मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे ज्वालामुखी का नाम और उनसे देशों को मैच कराने का क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए ये सभी लिस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। नेक्स्ट माउंट किनाबालू, यह मलेशिया देश का ज्वालामुखी। अल बुर्ज ईरान का, अकांकगुआ अर्जेंटीना का। ठीक है, और किलीमंजारो तंजानिया का। नेक्स्ट है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, अंटार्कटिक का एरिबस ज्वालामुखी। तो अंटार्कटिक में भी ज्वालामुखी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अंटार्कटिक का एरिबस। ठीक है, कॉटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है इक्वाडोर में। किलायू ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मियाना ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में। ठीक है, कटमई कटमई ज्वालामुखी स्थित है अलास्का अमेरिका में।
माउंट पोपा स्थित है म्यांमार में। कोह सुल्तान स्थित है ईरान में। क्राकाताओ यह ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। और पोपोकेटिपल पोपोकेटिपल ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। ठीक है, तो ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी देशों की स्थिति है। इसको भी आप लिस्ट बनाकर याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमने सभी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी कवर कर लिए। अब नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम भूकंप टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद के जो भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलती हूँ।